Still think way too many young kids who have so much energy, etc., are wasting their time. Basically, lakhs of people spending their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people are actually going to get in. Want more billionaires, new first generation billionaires. They will generate the job unless they really want to be, a administrator. They shouldn't take the UPSC exam. रिसेंटली इंडियन पीएम के इकोनॉमिक एडवाइजर संजीव सान्याल ने एक पॉडकास्ट में यह बात कही कि आज के समय में यूथ अपना कीमती समय यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में बर्बाद कर रहे हैं और इंडिया को ब्यूरोक्रेट से ज्यादा एंटरप्रेन्योर की जरूरत है। तो क्या सचिन सान्याल के बाद में दम है या फिर यह गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा है देश में बढ़ रहे अनएम्प्लॉयमेंट को छुपाने में? चलिए इसका पता लगाते हैं। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि इंडिया में एग्जाम के थ्रू सिविल सर्वेंट का चयन करने का काम करती है। वैसे तो इसमें कई सारे ग्रेड ए सर्विसेज है, पर कुछ फेमस सर्विसेज है जैसे आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जो कि हर एस्पिरेंट का ड्रीम रहता है इसे हासिल करना। कई बच्चे इसे कॉलेज समय से ही अपना ड्रीम बना लेते हैं और कॉलेज के बाद सब कुछ छोड़कर इसकी तैयारी में लग जाते हैं। इंडिया में हर साल करीब 10 लाख एस्पिरेंट्स इस एग्जाम में शामिल होते हैं, पर इसके फाइनल स्टेज को क्लियर केवल कुछ 100 ही कर पाते हैं, जिसका मतलब इस एग्जाम में सक्सेस रेट केवल 0.001% है। इस कारण से कई एस्पिरेंट को रिपीटली इस एग्जाम को देना पड़ता है, जिसमें उनके 4-5 साल भी बर्बाद हो जाते हैं और अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड उनका इस एग्जाम के प्रिपरेशन में चला जाता है। तो इन सब के बावजूद भी इस एग्जाम की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है? अगर हम इतिहास देखें तो इंडिया में मॉडर्न सिविल सर्विस की शुरुआत अंग्रेजों द्वारा किया गया था। 1784 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल और इंडिया के बड़े से हिस्से को जीत लिया गया था, तब उसी समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया, जिसे फादर ऑफ द सिविल सर्विस इन इंडिया का टाइटल मिला। हालांकि उस समय ये पोस्ट केवल अंग्रेजों के लिए सीमित थी। इस पोस्ट में अधिकारी को कई तरीके की पावर और ऑटोनॉमी दी जाती थी, जिसे वह अपने डिस्ट्रिक्ट में फंक्शन करते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूत रखने के लिए खुद को राजा या गॉड की तरह प्रेजेंट करते थे, जिससे वहां के लोकल लोग काफी प्रभावित होते थे। बाद में चलकर 1853 में इस पोस्ट को इंडियन लोगों के लिए भी खोला गया और ओपन एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसे आजकल हम सिविल सर्विस एग्जाम के नाम से जानते हैं। उन दिनों काफी चुनिंदा लोग इस एग्जाम को क्रैक कर पाते थे, जिससे उनकी सोसाइटी में काफी रिस्पेक्ट और पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। ये वो दौर था जब समाज में केवल ब्यूरोक्रेट्स और लॉयर को ही रिस्पेक्ट मिला करता था। वैसे तो पास्ट में इंडिया भी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेड कंट्री रहा था, जहां पर कई तरह के गुड जैसे स्पाइसेस, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल काफी मशहूर थी। इन्हीं प्रोडक्ट्स के कारण ही अंग्रेज भारत में मर्चेंट के रूप में आए और बाद में खुद यहाँ के रूलर बन गए। सत्ता में आने के बाद अंग्रेजों ने अपने फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसी लाए, जिससे इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट कर मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और इंडियन बिजनेसेस को रिप्लेस कर खुद की मोनोपोली एस्टेब्लिश कर सके। यही कारण था कि समय के साथ इंडिया में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अंत हुआ और इंडिया एक पुअर कंट्री बनकर रह गया। आजादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट पर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि वह भारत को यहाँ से किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। इंडिया ने खुद को सोशलिस्ट ओरिएंटेड कंट्री बनाने की तरफ रुख किया, जिसको लेकर आज भी कई इकोनॉमिकल एक्सपर्ट सवाल खड़े करते हैं कि यह डिसीजन सही था या गलत। यूएसएसआर से इंस्पायर्ड सोशलिस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने कई ऐसे स्टेप्स लिए जिससे गवर्नमेंट मशीनरी की ज्यादातर पावर उनके हाथ में रहे और कई तरह के इंडस्ट्रीज भी वही सेटअप करे। यहाँ तक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना बिजनेस सेटअप करना चाहे तो उन्हें अनगिनत परमिशन लेनी पड़ती थी, जो कि लाइसेंस राज के नाम से मशहूर हुआ। यही कारण था कि किसी आम आदमी के लिए बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप सेटअप करना बिल्कुल नामुमकिन था। गवर्नमेंट कंट्रोल सिस्टम होने के कारण ब्यूरोक्रेसी के पास पहले जितने ही पावर थे, जिस कारण से आजादी के बाद भी लोगों की पहली पसंद सिविल सर्विस ही रही। सिक्योर जॉब, बंगलो और लाल बत्ती वाली गाड़ी, ये सारे डिजायर इंडियन सोसाइटी में तेजी से घुल मिल गई और हर मिडिल क्लास फैमिली का डिजायर हो गया एक सरकारी जॉब, स्पेशली सिविल सर्विस को हासिल करना। पर इस कल्चर ने साथ ही इंडिया में कई इविल प्रैक्टिसेज को भी बढ़ावा दिया, जैसे ब्राइब और डाउरी। कई मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास परिवारों ने इसे खुलकर बढ़ावा दिया और देखते ही देखते सिविल सर्वेंट के लिए हैवी दहेज और घूस लेना बिल्कुल आम बात हो गई। इसके बाद 1992 का समय आता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के कारण इंडिया को फाइनली इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ता है, जिससे इंडिया में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की नई अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत होती है। साथ ही इंडिया में कई बड़ी कंपनीज आती है, जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज लोगों को मिलती है। पर प्रॉब्लम तब आती है इंडिया का यह इकोनॉमिक शिफ्ट इंडिया की सोसाइटी अडेप्ट नहीं कर पाती है और इंडियन सोसाइटी का झुकाव गवर्नमेंट जॉब की तरफ रहता है। सोशल एक्सपेक्टेशन के कारण कई यूथ गवर्नमेंट जॉब की तरफ कम्पीट करते हैं और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ ये कंपटीशन और भी टफ हो जाता है। देखा जाए तो गवर्नमेंट सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी कोई बुरी चीज नहीं है। किसी देश को चलाने के लिए हमें एक एफिशिएंट गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है, जो कि बिना अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के संभव नहीं है, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में देख सकते हैं।
इतनी करप्शन और फॉल्ट के बाद भी हमारी गवर्नमेंट मशीनरी रन कर रही है। इसके पीछे कुछ ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी वजह से गवर्नमेंट सिस्टम आज भी जिंदा है। पर फिर सवाल यही उठता है कि आप किस वजह से सिविल सर्विस में आ रहे हैं। ज्यादातर लोगों का मोटिवेशन कुछ और ही होता है और वह कंपटीशन में आकर उन बच्चों के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं जो कि सच में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। तो सिविल सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों ही एक्चुअली में देश के लिए जरूरी है, जिनका बैलेंस बनाकर चलना ही देश की जरूरत है।